सीनियर आईएएस ऑफिसर बोल पड़े, कहते जी कि वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर लीगल। तो जो डिलीवरी बॉय देने आया डिलीवरी, उसने सबसे पहले अपना कार्ड दिया कि आई एम एडवोकेट सो एंड सो, आई एम प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, कोई काम हो तो बताना लीगल, ये आपकी डिलीवरी। तुमने कहा चलते हैं कि थाने में चलते हैं, वकील भैया हमारा। तो हम थाने में गए तो पता चला कि वो हमारे यहाँ पे भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लग गया। 5,000 तो मुझे लगता है कि एक हर महीने मिले। तो हम जब तक हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बार काउंसिल नहीं बना सकते, एक सशक्त बार काउंसिल नहीं बन सकते। मेंटल हेल्थ का एक बड़ा इशू है बच्चों में भी और बड़ों में भी। जजमेंट है, ऑक्सीजन है हमारे लिए। हम जजमेंट देंगे तो हमारा केस आगे चलेगा। इतना बड़ा बार काउंसिल है, वकीलों के लिए हम इतना नहीं कर सकते। किसी के लिए हैंडीकैप ना होना पड़े कि हमें पैसे देंगे तो हमें। बहुत बेहतर स्टेप जो हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जो रिजर्वेशन, महिलाएं परेशान होती हैं, उनको सुनने वाला हमसे बड़े हैं। हमारी उन्होंने इतने साल हमारे प्रोफेशन को इतना बढ़ाया, कम से कम उनके लिए हमारी एक खुशकिस्मती भी है कि हम 2 स्टेट्स के साथ हैं, एक हाई कोर्ट है। ये बदकिस्मती भी है। पानी शेयर करने में इतनी लड़ाई करते हैं। इस साल में हम कम से कम पंजाब हरियाणा में हम एडवोकेट्स एक्ट इम्प्लीमेंट करवा देंगे। पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या हरियाणा का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेरी मेट है वो भी, मुझे लगता है कि उसके पास भी अच्छा फोन है। लेकिन सर अब थोड़ा सेंसिटिव एक क्वेश्चन है मेरा, उस पर हम बात कर लेते हैं। जो टेन्योर जो 5 साल का बार काउंसिल का होना चाहिए वो 8 साल का टेन्योर हो गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। आप खुद समझिए कि कहाँ तक बात है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे एक अनदर एपिसोड में। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आनंद रोहिला जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे धन्यवाद। बढ़ने से पहले मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि सर एक बार अपना परिचय दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आनंद रोहिला एडवोकेट है। मैं पिछले 23 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और चंडीगढ़ में ही पला पड़ा हूँ और लगे हुए हैं बस प्रोफेशन में 23 साल से। और इस बार मैं बार काउंसिल में इलेक्शन लड़ रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर बार काउंसिल दिस टाइम। तो सर आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं बार काउंसिल का? जी, पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लड़ने की वजह भी कुछ अजीब है। जी। मैं लड़ना हमारी फितरत नहीं है, हम तो लोगों के लिए लड़ते हैं। क्या हुआ था कि पीछे एक शिक्षा महाकुंभ, एक हमारे मोहाली में शिक्षा भारती वालों ने एक कार्यक्रम किया था, शिक्षा महाकुंभ। उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर क्षेत्र के लोग थे। मुझे उन्होंने लीगल फील्ड से बुला लिया कि आप आए और हमारे लीगल के बारे में कुछ बात बूत करें, बताएं कि कैसे लीगल एजुकेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे कुछ आईएएस ऑफिसर्स बैठे थे, कुछ डीजीपीज बैठे हुए थे। तो बात चल रही थी काफी देर तक। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बोल पड़े, कहते जी कि वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर लीगल फील्ड। तो मैं कहा भाई साहब आप, आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं, मैं अकेला लीगल फील्ड से यहाँ बंदा बैठा हूँ, आप कह रहे हैं कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। कहते नहीं नहीं, मैंने ना, कहते कल शाम को मैंने जोमेटो डिलीवरी ऑर्डर करी, तो जो डिलीवरी बॉय देने आया डिलीवरी, उसने सबसे पहले अपना कार्ड दिया कि आई एम एडवोकेट सो एंड सो, आई एम प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, कोई काम हो तो बताना लीगल, ये आपकी डिलीवरी। तो मैं कहा नहीं नहीं भाई साहब, ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता, हमने कभी अपने पेशे में ऐसी कोई चीज देखी नहीं है, हम तो हमेशा से ही अलग तरफ से चले हैं। कहते लीजिए आप विजिटिंग कार्ड लीजिए। उनका विजिटिंग कार्ड ले लें। मुझे विजिटिंग कार्ड दे दिया उन्होंने। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा वकील साहब आप क्या कर रहे हैं, आप हमारी जो पेशे को इतना डाउनग्रेड कर रहे हैं। या तो आप डिलीवरी ही कर लें या फिर आप वकालत करें, दोनों चीजें ठीक नहीं है करनी। तो कहते जी मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अभी हमने उनको, एक सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ एसोसिएट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी लीगल फील्ड में ही रहें, हमारा भविष्य है वो। एक बार एक फोन आया मुझे कि किसी वकील साहब का पंगा पड़ गया है, हमने थाने में जाना है। तुमने कहा चलते हैं कि थाने में चलते हैं, वकील भैया हमारा। तो हम थाने में गए तो पता चला कि वो ऊबर चलाता था, ओला ऊबर,
उसके किराए का चक्कर था, वो वकील साहब थे। तो इस दशा को देखते हुए मुझे लगा कि अब वक्त है कि हम कोशिश करें। ये जो हमारा सम्मान चला गया है, जो ये यंगस्टर्स को कोई मौके नहीं मिल रहे हैं, इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, कोई अवसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैंने विचार किया कि मैं भी इस बार कोशिश करता हूँ कि शायद मैं कुछ बदलाव कर सकूं। तो सर बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर हैं उनके लिए आपने सोचा है, जो हमें लगा आपके जवाब से। तो सर जी। मुझे लगता है कि इस न्यू जनरेशन में काफ़ी सारे युवा हैं हमारे साथी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, और शायद ये वजह है जो आप बता रहे हैं, कमियां, इन कमियों की वजह से उनको जो है दूसरे फील्ड में जाना पड़ रहा है प्रैक्टिस से बाहर निकल करके। तो जी। सर ओवरऑल अगर देखें तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी तीन प्रमुख समस्याएं हैं प्रमुख रूप से जो आपको लगता है कि उसमें सुधार होने की आवश्यकता है? सबसे पहली चीज है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। पीछे हम काफी जगह देख रहे हैं कि वकीलों पे हमले हो रहे हैं। वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं, परंतु फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। हमें धरने करने पड़ते हैं, हमें हड़ताल करनी पड़ती है। पीछे हमारे यहाँ हुआ था, हाई कोर्ट में हमारे बार एसोसिएशन में हड़ताल रही थी। तो हड़ताल के बाद हमने ये पाया कि अगर राजस्थान जैसा स्टेट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अप्लाई कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी कर सकते हैं। तो ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो एक मैटर लिया था। तो उसमें हमारे साथी वकीलों ने इंटरप्लीटर एप्लीकेशन लगा के ये कोशिश की है कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंट कर दें। और उसमें नोटिस हो गया है यूटी को, पंजाब को, हरियाणा को। 25 फरवरी लगी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई लॉजिकल एंड होगा। हमारे यहाँ पे भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा। एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यंगस्टर की कि उनकी स्किल पूरी तरह डेवलप नहीं होती। हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे मूट कोर्ट साल में एक दफा, दो दफा, तीन दफा हो जाता है। मूट कोर्ट से ही स्किल आएगी, एकेडमिक तो अलग चीज है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक वर्चुअल मूट कोर्ट क्रिएट करें जो बार काउंसिल कर सकती है, जिससे बच्चे जब चाहें किसी भी प्रेपोजिशन को लेके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक वर्चुअल मूट कोर्ट होना चाहिए। और जो एक यंगस्टर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फर्स्ट जनरेशन की कि वो पेशे में आते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। कम से कम उनको स्टाइफंड मिलना चाहिए, इतना मिले कि वो कम से कम जब तक वो सीख रहे हैं 1 साल तक 5,000 रुपये मुझे लगता है कि एक हर महीने मिले, ताकि वो काबिल हो सके। एक ये चीज है। दूसरी चीज एक और है, बच्चों को स्किल हम कैसे सिखा सकते हैं। आजकल एआई का जमाना है, दुनिया चांद पे पहुंची हुई है, हम अभी भी पेपर में पड़े हुए हैं। तो जब तक ये हमारी बार काउंसिल फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती, तब तक नहीं हम सिखा सकते। बच्चों को हम सिमुलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी सेवी हैं, तो हम उनको वर्चुअल कोर्ट सिमुलेटर्स जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि भैया आपने जो तैयारी करनी है, जैसे गाड़ी का टेस्ट होता है सिमुलेटर पे, आप वर्चुअल कोर्ट में एआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपकी स्किल बढ़ेगी, ऑटोमेटेड वहां से एआई से आंसर क्वेश्चंस आएंगे, आप आंसर दीजिए। तो हम जब तक हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बार काउंसिल नहीं बना सकते, एक सशक्त बार काउंसिल नहीं बन सकती। ये बहुत जरूरी है। एक और चीज है जो मुझे लगता है कि बच्चों में भी है, मेंटल हेल्थ का एक बड़ा इशू है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं कि यार हम यहाँ इस पेशे में आए हैं, हमें क्या क्या मिलेगा पता नहीं है, पर वो मायूस होते हैं। तो हमने कई बार हमारे हाई कोर्ट में देखा है, कई वकील साहिबान तो कोलैप्स कर गए हैं जब वो बहस कर रहे हैं, कईयों की डेथ भी, हार्ट अटैक हुए हैं। तो अब उस चीज को कैचअप करने के लिए कम से कम हमारे पास प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए।
जो उस चीज को देखें कि हमारी कोर्ट में ही है, किसी को कोई बात करनी है, कोई टेंशन है किसी चीज की, तो उसको प्रोफेशनल तरीके से हम देख सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है कि लकूना है, जो हमें फिल करना है, वो ये है कि जजमेंट्स हमारी ऑक्सीजन है। आप भी वकील हैं, हम भी वकील। जजमेंट है, ऑक्सीजन है हमारे लिए। हम जजमेंट देंगे तो हमारा केस आगे चलेगा। जजमेंट के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स हैं, 15,000 रुपया साल का लेगा, वो 30,000 रुपया साल का लेगा, 50,000 साल का लेगा। क्या करना क्या है? जजमेंट ही ढूंढनी है हमने केस की। उसके लिए हम देते हैं, सारे वकील साहिबान देते हैं। बार काउंसिल की वेबसाइट में एक सिंपल सा सर्च इंजन बन जाए, जिसमें वकीलों को, कम से कम भाइयों को, बहनों को, प्राइवेट प्लेयर्स को पैसे ना देने पड़े। सर्च हम वेबसाइट पे कर सकते हैं। इतना बड़ा बार काउंसिल है, वकीलों के लिए हम इतना नहीं कर सकते? भाइयों के लिए मैं पिछले 5 साल से विधि का विधान करके एक मेरा ग्रुप है, अब 10 9 10 ग्रुप्स हो गए हैं। उसमें रफली 8 9 हज़ार वकील हैं। मैं रोज शाम को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कि बच्चे बेनिफिट हों, हमें कम से कम अपनी ऑक्सीजन के लिए पैसे ना देने पड़े। और मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलता है बार काउंसिल में, तो सबसे पहला काम जो हर वकील को चाहिए कि कम से कम लॉ सर्च बार काउंसिल की साइट पे हो, हर चीज वहीं से मिले। कहीं हमें किसी किसी के लिए हैंडीकैप ना होना पड़े कि हमें पैसे देंगे तो हमें मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं। कुछ चैम्बर्स का इशू है, जो अब इतने ज्यादा लोग इतने प्रोफेशन में आ गए हैं एकदम, तो जगह कम है, लोग ज्यादा है। तो कोशिश हो सरकार को, हम किसी तरह करें कि हमें और ज्यादा लैंड दी जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो वकील साहिबान हैं उनको हम एकोमोडेट कर सकें। ये कुछ मुद्दे मुझे लगता है कि जरूरी है। तो सर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आपने लिए हैं, अपने 3 महत्वपूर्ण मुख्य जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। तो सर इसी में थोड़ा सा और ऐड ऑन मैं करना चाहूँगा। इसमें जो हमारे महिला अधिवक्तागण हैं और जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, उनके लिए आपका क्या विचार है सर? जो महिलाएं हैं, जो सबसे बहुत बेहतर स्टेप जो हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन की, इट इज अ वेलकम स्टेप। जिस घर में महिला होती है उसमें डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है। हम इससे, अभी तक हमारा बार काउंसिल में अभाव था, महिलाएं नहीं आती थी, मौका नहीं मिलता था। कम से कम अब हमारा बार काउंसिल थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेगा, जो मुझे लगता है। महिलाओं की समस्याएं ये हैं कि सबसे ज्यादा कोई कमेटी, जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है, ये मैंडेटरली हर कोर्ट में होनी चाहिए। महिलाएं परेशान होती हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं। कम से कम इतना कर सकते हैं कि हर कोर्ट में कंपलसरी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी हो। हमारे बार काउंसिल के ही मेंबर्स की ड्यूटी लगे, जिस तरह से इंस्पेक्टिंग जज हैं हमारे, जो हर जिले को, हर कोर्ट को केटर करते हैं, तो वैसे ही हमारे मेंबर साहिबान हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार जाएं। कोई कमेटी की कंप्लेंट आती है, किसी महिला को कोई परेशानी है, उसको यहाँ ना आना पड़े बार काउंसिल, हम वहां जाके उनको केटर करें, उनके पास जाएं, उनकी समस्याओं को समझें। और दूसरी चीज आपने बोला है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो मुझे लगता है कि जो बहुत जरूरी चीज है, जो मैंने खुद देखा है कि एज बढ़ जाती है, उसके बाद काम नहीं मिलता। जो जो ब्लू आइड एडवोकेट्स हैं वो तो चलते रहते हैं, पर कुछ साधारण जो लोग हैं, जो जिनकी उम्र बढ़ जाती है, जो सिंगल अर्निंग है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा ये मानना है कि जरूरी है कि कम से कम उनके लिए हम पेंशन का प्रावधान करें। कम से कम पेंशन जरूर मिलनी चाहिए उनको। हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं,
हमारी उन्होंने इतने साल हमारे प्रोफेशन को इतना बढ़ाया है, कम से कम उनके लिए हम कुछ नॉमिनल पेंशन दें ताकि वो अपने आप को अछूता ना समझें। बिल्कुल सर, और मुझे तो लगता है कि जो पेंशन की स्कीम है वो भी एक सम्मानजनक होनी चाहिए, क्योंकि रॉयल प्रोफेशन है हमारा, और रॉयल प्रोफेशन को देखते हुए जब हम प्रैक्टिस में नहीं है उस दौरान भी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो प्रोफेशन रह सके, उसको ध्यान में रख करके अगर पेंशन तय की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अब जी। सर, इसी विषय में जैसा कि आपने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी मांग है और उसको उस पर काफ़ी समय लग रहा है, बाकी कुछ स्टेट्स में लागू हो चुका है और उसी की वजह से स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्ट्राइक वगैरह करना एडवोकेट्स का राइट नहीं है और इसको इलीगल बताया है, लेकिन मजबूरी में जैसा कि आपने बताया कि करना पड़ता है अपने राइट्स को बचाने के लिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि इतने लंबे समय से जब ये पेंडिंग है तो कमी कहाँ रह गई? क्या बार काउंसिल की तरफ से कोई कमी रह गई या फिर सरकार की नीयत में कोई खोट है सर? देखिए, हमारी एक खुशकिस्मती भी है कि हम दो स्टेट्स के साथ हैं, एक हाई कोर्ट है हमारी। ये बदकिस्मती भी है। अब दोनों स्टेट्स को अगर हम वो पानी शेयर करने में इतनी लड़ाई करते हैं, दो स्टेट्स पंजाब हरियाणा, वो इस इशू पे कंसेंसस कैसे लाएंगे? इस इशू पे कंसेंसस जुडिशियल ऑर्डर से होगा, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास पेंडिंग है। और मुझे पूरी उम्मीद है जुडिशियल ऑर्डर से वी विल बी एबल टू गो थ्रू दिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। 25 फरवरी को लगा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जुडिशियल ऑर्डर को ले लें ताकि ये वैसे नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि आइडियोलॉजी सरकारें अलग हैं, सोच अलग है, उनका अपना सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो जुडिशियल ऑर्डर के माध्यम से होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल में हम कम से कम पंजाब हरियाणा में हम एडवोकेट्स एक्ट इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो सर, इसका साफ साफ मतलब यही मान लें कि बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, पूर्व मेंबर्स, उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है और उसके बाद फिर सरकार ने भी कहीं ना कहीं ढील दी है, इसकी वजह से हमें कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। कोर्ट से डायरेक्शन हम मांगी जा रही है ताकि डायरेक्शन हो और सरकार पे प्रेशर पड़े ताकि कुछ इस बारे में कार्रवाई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे मेंबर्स जो पहले रहे हैं बहुत काबिल मेंबर्स रहे हैं, उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं रहा है। वो कर रहे हैं काम, उन्होंने भी पहले अच्छा काम किया। हमारी बार काउंसिल इतनी बड़े स्तर पे पहुंच गई है, उनकी कोई कमी नहीं है। बस चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो बस देर आए दुरुस्त आए, जल्दी हो जाए बेहतर है। किसी की कमी निकालना अच्छी बात नहीं। तो सर, आपने जैसा बताया कि पंजाब हरियाणा को लेकर के, पानी को लेकर के कई बार विवाद रहता है, तो सर न्याय तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। यहाँ के लिटिगेंट्स के लिए भी काफी दूरी हो जाती है हाई कोर्ट तक जाना, और एडवोकेट्स के लिए तो है ही एक समस्या का विषय। यहाँ से केसेस जरूर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन एक एडवोकेट खुद हरियाणा से जाकर के हाई कोर्ट में अपना केस लड़ सके, उसके लिए बड़ी समस्या होती है। तो सर, इसमें मांग काफी लंबे लंबे समय से है कि हरियाणा का अपना हाई कोर्ट हो। तो उसके लिए बार काउंसिल क्या भूमिका अदा कर सकती है, और आपको अगर मौका मिलता है तो आप इसमें क्या कदम उठा सकते देखिए, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या हरियाणा का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। ये चीज़ें बार काउंसिल के दायरे में नहीं है। ना बार काउंसिल में कभी ये क्वेश्चन रेज हुआ है, ना ऐसा कोई क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास गया है, ना कोई वहाँ पेंडिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा है बहुत अच्छा है। दोनों स्टेट्स के जो हाई कोर्ट हैं बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सर, जैसा डिजिटल इंडिया की हम बात करें तो डिजिटल इंडिया के तहत जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनको सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई ई कमेटी द्वारा लगभग डिजिटलाइज किया जा रहा है, और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें तो ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन एडवोकेट्स के लिए वो संसाधन नहीं है, चैम्बर्स नहीं है, उनके पास वो फैसिलिटीज, सॉफ्टवेयर इत्यादि नहीं है जिससे वो डिजिटल इंडिया है उसके साथ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग डिजिटलाइज हो रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो उसके लिए बार काउंसिल किस प्रकार अपना दायित्व समझती है और इसमें समाधान कर सकती देखिए, है? मेरा 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 ये मानना है कि जब मैं हमारी बार काउंसिल प्राइमरली वकीलों के हित के लिए काम करती है, दूसरे लोग भी हैं, वो भी ज़रूरी है। पर जब भी कोई डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, वकील साहब के खिलाफ कोई कंप्लेंट लॉज होती है, तो उनको बड़ी दूर से आना पड़ता है। कोई वकील साहब फिरोजपुर से आ रहे हैं, कोई वकील साहब गुरुग्राम से आ रहे हैं।
हम कम से कम इतना कर सकते हैं वकील साहब के लिए कि कम से कम अगर हाई कोर्ट की पेशियां हम ऑनलाइन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पेशियां हम कर सकते हैं, कम से कम अपनी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ज़रूरी है सबके हित के लिए, इवन कंप्लेनेंट्स के लिए भी, कि उनको यहाँ पे सफ़र ना करना पड़े। हम बार काउंसिल उनके द्वार पे हों, वो करें ये काम। दूसरी बात, आपने जो बात बोली है कि संसाधन, जो मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया 2012 के बाद मुझे लगता है कि जो मेरी मेड है वो भी, मुझे लगता है कि उसके पास भी अच्छा फोन है। और संसाधन की कमी जो, ये कहने की बात है, एकेडमिक है, बट मुझे नहीं लगता संसाधन की कमी। सब अच्छे इक्विप्ड हैं, सब काबिल हैं और सब कर रहे हैं। बार काउंसिल की तरफ से अगर किसी चीज की जरूरत होगी, कोई अगर ऐसा सवाल आता है, तो हम उसको जरूर देखेंगे। सर एआई की जहाँ तक बात होती है तो अदालत डॉट एआई करके एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिस पर लगभग 11 स्टेट के जो कोर्ट्स हैं उस पर अपना उसकी हेल्प ले रही हैं तथा जजमेंट वगैरह राइटिंग में उनको वहाँ पे हेल्प मिलती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वर्चुअल लेवल पर अदालत डॉट एआई से उनको हेल्प मिल रही है। उसी के साथ उसमें लिटिगेंट्स के लिए भी चैटबॉट बनाया हुआ है। तो लिटिगेंट्स का हो गया और जजेस का हो गया। अब बच जाते हैं एडवोकेट्स। जैसे आपने बताया कि संसाधनों की कमी तो नहीं है, लेकिन सर एक माध्यम तो चाहिए जिसके आधार पर वो इन जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो हालांकि हमने और कैंडिडेट से पूछा इस बारे में तो बोले कि जो बार एसोसिएशन है उसका दायित्व है कि इस प्रकार के काम करे। लेकिन सर मुझे लगता है कि एक राज्य स्तर पर देखा जाए तो बार काउंसिल की ये भूमिका हमें कहीं ना कहीं लगती है कि होनी चाहिए कि वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें एडवोकेट्स के लिए भी, कि जिस प्रकार से अभी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो एआई का लाभ वकील लोग भी उठा सके। देखिए, मेरी जितनी कैंपेन रही है, सबको पता है कि मेरी सारी कैंपेन एआई बेस्ड रही है। मैं शुरू से लेके अक्टूबर से, उससे पहले भी एआई के माध्यम से अपनी कैंपेन कर रहा हूँ। एआई का ये फायदा है कि अगर हम एआई की सर्विसेज लेंगे तो हमारे बार काउंसिल के 50 से 60% काम जो है ऑटोमेटेड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकते हैं एआई के माध्यम से। हमें एआई को अडॉप्ट करना चाहिए, एआई की ट्रेनिंग्स देनी चाहिए हमें एडवोकेट्स को। जिन वकील साहब के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उनको हम लैपटॉप प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। बार काउंसिल इतना कर सकता है कि कम से कम उनको टेक्नोलॉजी के पास लाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो उनको हम डिवाइसेस दे सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जब हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो तभी वो एआई इक्विप्ड होंगे। और दूसरी चीज ये है कि एआई जो है ये फ्यूचर है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है कि उनकी जजमेंट्स जो हैं वो एआई के माध्यम से लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाए। तो हमें भी ये चाहिए कि एआई को जितनी ज्यादा हम अपने भाई वकील भाइयों की वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं हम करें। और मेरी तो सारी कैंपेन ही एआई बेस्ड रही है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं है अगर हमने आगे चलना है। लेकिन सर अब थोड़ा सेंसिटिव एक क्वेश्चन है मेरा, उस पर हम बात कर लेते हैं। सर जब हम बात जुडिशरी की करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग और मीडिया में देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो पहले की तरह अब नहीं है और कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। मीडिया वगैरह में भी देखने को सुनने को मिलता है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार है, न्यायालय में जो स्टाफ बैठता है उसमें भ्रष्टाचार है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लिटिगेंट्स को अपने केसेस अदालत तक लेके जाने में, एडवोकेट्स की सहायता लेने में। तो कहीं ना कहीं इससे एडवोकेट के काम पे भी फर्क पड़ता है और विश्वास जो कम हो रहा है उससे तो पूरी न्यायपालिका जो है सबके घेरे में आ जाती है। तो बार काउंसिल इस विषय में क्या भूमिका अदा कर सकता है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, जो चीजें सुनने को मिलती है, उस पर कैसे लगाम लगे, कैसे संस्थागत सुधार हो। हालांकि इसका आपको जवाब देने से पहले मैं एक क्लेरिफिकेशन दे दूं कि किसी व्यक्ति या फिर किसी पद की आलोचना करने के लिए नहीं है, बेसिकली ये संस्थागत सुधार को लेकर के है, जिससे मुझे लगता है कि बार काउंसिल की भूमिका रहने वाली है। तो सर एक बार बताएं प्लीज। देखिए, पहली बात तो वकील जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, ठीक है जी। हमारा
काम है कोर्ट को असिस्ट करना और बार काउंसिल का काम है वकीलों के कंडक्ट को रेगुलेट करना। बार काउंसिल जुडिशरी को, जजेस को रेगुलेट करने के लिए नहीं है। ये काम सरकारों का है, उसके लिए कानून बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बार काउंसिल का दायरा सिर्फ वकीलों की वेलफेयर के लिए सीमित है। तो मुझे नहीं लगता कि हम, अगर कोई वकील भ्रष्टाचार करता है उसको हम देख लेंगे। अगर वकील के किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है उसके लिए हम बैठे हैं। पर जहां तक न्यायपालिका की बात है वो हमारा काम नहीं है, उसके लिए सरकार। सर इसी में थोड़ा और जोड़ेंगे कि बार और बेंचेज का समन्वय बना रहे, जिससे लोगों को सही टाइम पे न्याय मिल सके, उसके लिए बार काउंसिल की भूमिका और आपके विचार नीति क्या रहने वाले? देखिए, हम बार काउंसिल, बार एंड बेंच वो तो इकट्ठे ही हैं, दे आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। हम जो है जितना कॉर्डियल रहेंगे बेंच के साथ उतना लिटिगेंट्स को फायदा रहेगा। अगर दोनों तरफ में से एक को भी कोई परेशानी होती है दूसरे से तो लिटिगेंट सफर करते हैं। जब तक बार और बेंच कॉर्डली काम नहीं करेगी आगे आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। मैं बार एसोसिएशन की आपको एक बात बता, पिछले बार टेन्योर में हमारे बार और बेंच का बहुत अच्छा वो नहीं रहा, तो उसका खामियाजा वकीलों को भी भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा लिटिगेंट्स को भी भुगतना पड़ा। पर इस बार जो हमारी बार एसोसिएशन है, हम कॉर्डियल रहे हैं और आप हाई कोर्ट में आकर देखेंगे कितना चेंज है, इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है, हर चीज ठीक है। सरकार, जजेस, बार काउंसिल, एडवोकेट सब इकट्ठे मिलके रहेंगे तभी ये जस्टिस सिस्टम तरीके से काम कर सकता है। और हमें एक दूसरे को आलोचना करने की जरूरत नहीं, मिलके काम करने की जरूरत है। तभी लिटिगेंट्स का फायदा है, इस पूरे सिस्टम का फायदा। सर तो हमें लगता है कि एडवोकेट्स के वेलफेयर को लेकर के हमने लगभग सारी चीजें जोड़ दी हैं, और अगर कोई चीज छूट रही है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो में अगर ऐसी कोई बात है जो हमसे छूट गई है तो आप प्लीज रख सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वकीलों की वेलफेयर के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ। पर ये बदलाव की मांग है। हर सबको पता है कि जो टेन्योर जो 5 साल का बार काउंसिल का होना चाहिए वो 8 साल का टेन्योर हो गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। आप खुद समझिए कि कहाँ तक बात जाती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि चेंज लाएं, कोशिश करें। मैं भी इस बार कैंडिडेट हूँ, तो मेरा इस बार बैलेट नंबर 56 है। तो मेरा कैंडिडेचर भी कंसिडर करें कि अगर हम कोशिश चाहते हैं कि हम बार काउंसिल को डिजिटल बार काउंसिल बनाएं, हमें वहाँ पे फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस सर्विसेज चाहिए। तो कोशिश करें कि मेरा कैंडिडेचर कंसिडर करें और वोट करें बैलेट नंबर 56, एडवोकेट आनंद रोहेला जी। तो सर एक सहमति और आपसे चाहता हूँ कि ये सारी जो हमारी बातचीत हुई है, अगर आप सहमति दें तो हम अपने यूट्यूब चैनल तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पोस्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, कोई आपके सवाल बिल्कुल ठीक थे, जवाब भी हमने सही दिए। तो सर आपने अपने बहुत ही टाइट शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस काबिल समझा कि मैं आके अपनी सर बात सबसे कह सकूं। धन्यवाद। सर तो आज हमारे साथ आनंद रोहिला जी जुड़े हुए थे और अपनी बात, अपने विचार, अपने नीति योजनाएं एडवोकेट वेलफेयर को लेकर के कही। ऐसे ही अनदर वीडियो में एक दूसरे कैंडिडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, और सर से विदा लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।